2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह 31 अक्टूबर सन 2025 को अहमदाबाद में आयोजित किया गया। बात अपने आप में सही है क्या? तो ये आर्य महासम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में नहीं हुआ, बल्कि कहां पे? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली में। बनाइए इसको। नई दिल्ली के अंदर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन किया गया। और स्टेटमेंट में देखिए, सवाल हम इसलिए लिख कर देते हैं आप लोग को ताकि सारा डेटा एक साथ आ जाए। ठीक है, बस पढ़ने के मकसद से आया करिए, घबरा के नहीं कि सर स्टेटमेंट देखिए स्कोर घट गया। पढ़ रहे हैं ना, लगातार पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव छोटा वाला क्वेश्चन मिलेगा, सीधे आंसर मार देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट इसलिए देते हैं कि पूरा डेटा कंप्लीट कवर हो जाए। 31 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद नहीं बल्कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित करा गया अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम आर्य की बात करते हैं, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना होती है कब? 1800 कब होती है? 75। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। ध्यान दीजिएगा, दयानंद सरस्वती इसकी स्थापना करने वाले थे। और ध्यान दीजिए, 1875 के अंदर इसकी स्थापना होती है। सन 1800 कब? 75 में। 1875 में स्थापना होती है, अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना होती है। और स्थापना कहां पे करी गई थी? मुंबई में। कहां पर? मुंबई। पहले मुंबई हुआ करता था, मुंबई में इसकी स्थापना की गई। मुंबई से इसका हेडक्वार्टर उठा के कहां लाया गया? लाहौर। लाहौर से उठा के फिर कहां लाया गया? तो दिल्ली लाया गया। इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन वर्तमान स्वरूप में कहां पर आयोजित किया गया? तो दिल्ली के अंदर। यह आर्य समाज की समाज सेवा के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। बात अपने आप में क्या है? सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा ठीक है, बना लीजिएगा, बाकी ये डेटा है। आर्य समाज का प्राथमिक हेडक्वार्टर मुंबई था, स्थानांतरित करा गया लाहौर, लाहौर से फिर लाया गया कहां पे? दिल्ली। वेदों की और लोटों का नारा देने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। आगे प्रश्न दिया है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 के इस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या सितंबर? ठीक है, नवंबर के माह में। अब तो नवंबर का करंट है तो उत्तर लगाने में कोई संकोच नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के अवशेष, बुद्ध के जो अवशेष है, अवशेष, और खास करके बुद्ध का पीपरहवा अवशेष। ध्यान दीजिएगा, पीपरहवा अवशेष, बुद्ध का जो पीपरहवा अवशेष है, पीपरहवा अवशेष, इसकी अवस्थिति कहां पर हो जाएगी? अवस्थिति, इसकी अवस्थिति है सिद्धार्थनगर में। कहां पर? सिद्धार्थनगर। इसकी अवस्थिति हो जाएगी सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहीं से पीपरहवा अवशेष को उठाया गया और कहां भेजा गया? भूटान भेजा गया। और ये एक बार नहीं, लगभग दूसरी बार। ये कितनी बार भेजा जा चुका है? तो सेकेंड बार भेजा गया है, सेकेंड बार भेजा गया। ये लगातार दूसरी बार भेजा गया है। पीपरहवा अवशेष अवस्थिति हो जाएगी सिद्धार्थनगर, और कहां भेजा गया? तो भूटान के अंदर भेजा गया। बुद्धों के अवशेष को, बुद्ध का जो अवशेष है, बुद्ध का अवशेष, बुद्ध का अवशेष जहां पर रखा होता है, अवशेष जहां पर होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो स्तूप के नाम से। किस नाम से जानेंगे? स्तूप। और ध्यान रखिएगा, एक स्तूप है बड़ा ही चर्चित, धर्मराजी का, धर्मराजी का स्तूप जो है, धर्मराजी का, धर्मराजी का स्तूप कहां पर है? कोई बताएगा भैया? धर्मराजी का स्तूप कहां पे है? कहां पे? सारनाथ में। कहां पर है? सारनाथ। धार्मिक स्तूप कहां पे हो जाएगा? धार्मिक स्तूप भी कहां पे होगा? तो सारनाथ। कहां पे होगा? सारनाथ। पीपरहवा कहां पे हो जाएगा? सिद्धार्थनगर। और पीपरहवा अवशेष को कहां भेजा गया? भूटान। कब भेजा गया? नवंबर में। ध्यान दीजिएगा, सन 2025 नवंबर के अंदर इसको भेजा गया। और लगातार कितनी बार भेजा गया? तो दूसरी बार। आगे प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर सन 2025 में किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी? केन्या, अंगोला, नाइजीरिया या दक्षिण अफ्रीका? उत्तर क्या हो जाएगा? अंगोला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और भारत की सबसे कम उम्र की, भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति पूछेगा तो भी द्रौपदी मुर्मू। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? तो द्रौपदी मुर्मू। अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, दो लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली एक पहली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। दो लड़ाकू विमान का मतलब एक पहली विमान कौन से? राफेल। कौन से? राफेल। और कौन से? ध्यान रखिएगा, सुखोई। कौन? सुखोई। राफेल और सुखोई। सुखोई का कौन सा वर्जन? 30। सुखोई 30 से इन्होंने उड़ान भरा था सन 2000 कब? सन 2023 में। कब भरा था? सन 2023। और राफेल से उड़ान भरा सन 2025 में भरा। इन दोनों बातों को, ये ट्रेंड में है, चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा, ताकि नोट कर लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा बी, अंगोला। अगर हम बात करते हैं नाइजीरिया, नाइजीरिया से कोई बात है क्या? नहीं है। नाइजीरिया के निवासी है नागोजी एंकोजो इवेला। सुना था ना? नागोजी एंकोजो इवेला कहां की निवासी है? तो नाइजीरिया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजन किसका किया गया? तो ध्यान रखिएगा, G20 का सम्मेलन। और कब का? सन 2025 का। 24 वाला सम्मेलन ब्राजील में और 23 वाला सम्मेलन कहां पे? भारत में। प्रश्न दिया है
कि दिल्ली क्लाउड सीडिंग परियोजना के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। प्रदूषण को लेकर अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत के एक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का भी स्थान है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा तो दिल्ली होगा। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए वहां पे क्लाउड सीडिंग करी गई, यानी बादल के बीज लगाए गए, कृत्रिम बादल लगाए गए वहां पे ताकि बारिश कराई जा सके। ठीक है, दिल्ली के 3 स्थानों पर, एक स्थान इसमें से हो जाएगा बुराड़ी, दिल्ली का एक स्थान है बुराड़ी, एक स्थान दूसरा हो जाएगा आपका मयूर विहार, मयूर विहार, एक स्थान हो जाएगा मयूर विहार और एक स्थान हो जाएगा आपका करोल बाग, करोल बाग। बुराड़ी, मयूर विहार और करोल बाग, ये 3 ऐसे स्थान है जहां पर कृत्रिम बारिश कराई गई। ध्यान दीजिएगा, और ये क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने वाला भारत का पहला प्रयास है, ये पहला प्रयास है। ठीक है, ये कहिए कि बारिश कंट्रोल में हुई, कहीं ज्यादा होती तो पूरा दिल्ली बह जाता दुबई की तरह। दुबई में देखा था आपने, दुबई क्लाउड सीडिंग कराया वो सब, और इतना मतलब अच्छी तकनीक से कराया कि बाढ़ आ गई वहां पे, मतलब रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। स्थिति ये हो गई अनकंट्रोल, क्योंकि भाई अपने यहाँ हम लोग क्या उत्तर भारत में बाढ़ आए तो हम लोग मेड़ लगा सकते हैं, बाढ़ हमारे यहाँ है, उन सब क्या बात बात टाइप की कुछ चीज है, ये नहीं है। मेड़ किसका, बालू का मेड़ थोड़ी लगता है यार। ठीक है, अब पूरा दुबई बह गया जान लीजिए बाढ़ में। तो क्लाउड सीडिंग अपने आप में खतरनाक भी है और अच्छा भी है, क्योंकि हम आइडिया नहीं लगा सकते कि बारिश किस आधार पे होगी, ज्यादा होगी या फिर कम होगी, इसका अंदाजा नहीं लगता है। इस परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से क्या करा गया, विकसित करा गया। कथन अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। बाकी स्थान का नाम मैंने दे दिया, राज्य हो जाएगा दिल्ली। बढ़ेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह जिसका वजन 4410 किलोग्राम है, जिसे इसरो ने 3 नवंबर सन 2025 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 बाहुबली रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपात्र किया, इसका नाम क्या हो जाएगा, GSAT-7R CMS-03। बना लीजिएगा, GSAT-7R CMS-03, GSAT-7R CMS-03 याद होना चाहिए, GSAT-7R CMS-03 और लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, लगाइए इस पे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बाहुबली रॉकेट था जिसको LVM से छोड़ा गया, LVM-3 M5 से छोड़ा गया, और किसके द्वारा छोड़ा गया तो इसरो। भैया अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसरो, अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसरो ने PSLV C-37 का प्रयोग करके, PSLV C-37 का प्रयोग करके, C-37 का प्रयोग करके भारत को सर्वाधिक सैटेलाइट छोड़ने वाला संस्थान बनाया, और एक साथ लगभग कितने सैटेलाइट को छोड़ा तो 104 सैटेलाइट को, 104 सैटेलाइट को छोड़कर भारत ने रिकॉर्ड बनाया और सर्वाधिक 104 सैटेलाइट छोड़ा था PSLV C-37 नामक रॉकेट से इसरो ने। अगर हम इसरो की बात करते हैं, स्थापना होती है 15 अगस्त, कब होती है, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर इसका मुख्यालय है, बंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहां पर, बंगलुरु। और इसरो का नवीनतम प्रक्षेपण केंद्र बन रहा है तमिलनाडु के अंदर, ध्यान दीजिएगा, एक नवीनतम प्रक्षेपण केंद्र तमिलनाडु के अंदर बन रहा है, और ये किस तट पे बन रहा है, पूर्वी तट पर। कौन से तट पर, पूर्वी तट पर एक नया प्रक्षेपण केंद्र बनाया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसरो के अभियान से संबंधित अगर हम बात करेंगे, हटा सकते हैं ना, अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसरो तो चंद्रयान फर्स्ट, इसरो का चंद्रयान फर्स्ट, ये छोड़ा गया कब, सन 2008 में। कब छोड़ा गया, सन 2008 में। रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा, PSLV C-11, रॉकेट का नाम क्या है, PSLV C-11। चंद्रयान की बात करते हैं, चंद्रयान का कौन सा संस्करण, दूसरा, चंद्रयान दूसरा, ये कब छोड़ा गया, सन 2000 कब, 19, सन 2000 कब, 19, चंद्रयान दूसरा छोड़ा गया सन 2019 में। और ये सफल था कि असफल, एक प्रकार का कैसा अभियान था, असफल अभियान था। और इसको किस रॉकेट से भेजा गया था, रॉकेट पूछेगा, रॉकेट कौन सा हो जाएगा, GSLV MK3 M1 नामक रॉकेट से इसको भेजा गया। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं, चंद्रयान 3, अगर हम चंद्रयान 3 की बात करेंगे, चंद्रयान 3 इसको छोड़ा गया कब, सन 2023 में। कब छोड़ा गया, सन 2023 में इसको छोड़ा गया। और ये कब पहुंचा, ये पहुंचा कब, ये पहुंचा कब, पहुंचा भैया, कब पहुंचा, 23 अगस्त को पहुंचा। और इसी दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सी रॉकेट का प्रयोग करा गया था, रॉकेट की बात करेंगे तो LVM, कौन सा रॉकेट था, LVM MK3 M4, LVM MK3 M4 नामक रॉकेट से इसको भेजा गया। अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 4 की, अगर हम चंद्रयान 4 की बात करते हैं, चंद्रयान 4 अभी ये जाएगा, क्या होगा, जाएगा, चंद्रयान 4 अभी जाएगा, कब जाएगा, सन 2027 का डेट रखा गया है। अगर हम चंद्रयान 5 की बात करते हैं, चंद्रयान 5 के लिए एक मिशन चलाया गया जिसका नाम क्या है, लूपेक्स। क्या नाम है, लूपेक्स। प्रश्न करेगा लूपेक्स मिशन का संबंध किससे हो जाएगा, तो चंद्रयान 5 से इसमें भारत के साथ कौन छोड़ेगा, तो जापान। इस मिशन को भेजा जाएगा भारत के साथ, जापान मिलकर इस मिशन को जारी करेगा। मिशन का नाम हो जाएगा लूपेक्स। आगे देखिए प्रश्न दिया है, हटा सकते हैं ना, सब पढ़ाया हुआ है, एक एक बार और रिवीजन जब चाहिएगा तब कर देंगे, ठीक है। आगे, अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा डेटा AI सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हब भारत के किस शहर में स्थापित होगा, विशाखापट्टनम में। कहां पर, विशाखापट्टनम में इसको स्थापित करने संबंधी बात की गई है।
ध्यान दीजिएगा, गूगल का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर होगा। और एआई डेटा पार्क की अगर बात करते हैं कहां पर, छत्तीसगढ़। एआई स्कूल की बात करेंगे केरल। एआई यूनिवर्सिटी की बात करते हैं महाराष्ट्र। और एआई अगर आधारित शहर की बात करेंगे लखनऊ। एआई उद्योग की बात करते हैं तो लखनऊ। एआई पर समिट की बात करेंगे तो पेरिस। कहां होगा? पेरिस होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बेंगलुरु की बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन कहां पर? बेंगलुरु। मोटा अनाज पर एक सम्मेलन करा गया, बेंगलुरु। और ध्यान दीजिए, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहां पर? बेंगलुरु। समृद्धि की प्रतिमा कहां पे हो जाएगी? बेंगलुरु। समृद्धि की प्रतिमा को हम स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, और उसमें किसकी प्रतिमा है? तो कैंपेगौड़ा। हैदराबाद के अंदर अगर हम बात करते हैं, विंग्स इंडिया प्रोग्राम का आयोजन कहां पर? हैदराबाद। हैदराबाद के किस एयरपोर्ट पे करा गया? तो बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। और इसमें एक अवार्ड दिया गया। अवार्ड किसको प्रदान किया गया? कैंपेगौड़ा। किसको दिया गया? कैंपेगौड़ा। मिस वर्ल्ड समिट जो होती है ये कहां पर होती है? हैदराबाद। मिस वर्ल्ड समिट में कहा कि महिला को अवार्ड दिया गया? तो थाईलैंड। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे, उत्तर लगा लीजिएगा सी। आगे प्रश्न है, भारत में ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक पार्क में आयोजित एक अभ्यास, जिसका नाम क्या हो जाएगा? आश्रा हिंद। देखो इसमें सारा डेटा मैंने लिखा है। हमने ये लिख दिया कि आश्रा हिंद अभ्यास जो 2025 में होने वाला है, इसका आयोजन 13 से कब तक होगा? 26 तक। और कहां पे होगा? पार्क में। सारा डेटा मैंने लिख दिया। एक डेटा बार बार छूट रहा था, उसको भी इंक्लूड कर दिया। इसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाले रेजिमेंट कौन है? तो राजपूत है, सिख है, मद्रास है कि गोरखा? कौन से रेजिमेंट भाग लेंगे? गोरखा भाग लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आश्रा हिंद का जो अभ्यास है, आश्रा हिंद, अगर आश्रा, अरे ठीक है भैया, वो तो लग ही रहा है नाम से, आश्रा हिंद। आश्रा हिंद की बात करते हैं, आश्रा हिंद 25। आश्रा हिंद जो 25 है, आश्रा हिंद 25, इसमें भारत के साथ शामिल कौन है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के साथ शामिल कौन है? ऑस्ट्रेलिया। आश्रा हिंद 25 भारत के साथ शामिल है ऑस्ट्रेलिया। और कौन से नंबर का अभ्यास है? तो चौथा। भैया इसका पहला अभ्यास भी कभी ना कभी हुआ ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम आश्रा हिंद की बात करते हैं, आश्रा हिंद, आश्रा हिंद का पहला अभ्यास हुआ था सन 2022, यानी आश्रा हिंद 22 का आयोजन कहां करा गया था? तो भारत के अंदर। भारत में कहां करा गया था? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। कब करा गया था? सन 2022 में किया गया। आश्रा हिंद के पहले संस्करण का आयोजन और आश्रा हिंद के चौथे संस्करण का आयोजन, सारा कुछ ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि अक्टूबर 2025 में हस्तांतरित भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा रूपरेखा समझौते के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। दिया है कि 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौता भारत ने अमेरिका के साथ साइन किया। बात अपने आप में क्या है? सही है। 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौता ये भारत और किसके बीच साइन करा गया? तो भारत और अमेरिका। भारत और किसके बीच? अमेरिका, जिसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री थे। और भारत से इसमें भाग कौन लिया था? भारत से इसमें भाग लिया, भारत से भाग लिया था। कौन भाग लिया? तो राजनाथ सिंह ने। किसने भाग लिया था? राजनाथ सिंह ने भारत से भाग लिया था। और ये समझौता कहां पर करा गया? कहां पर? तो दिया है वाशिंगटन, नहीं गलत हो जाएगा। ये समझौता करा गया कहां पर? कुआलालंपुर में। कहां पर? कुआलालंपुर के अंदर इस समझौते को किया गया। कुआलालंपुर कहां पड़ता है? मलेशिया। कहां पर? मलेशिया। कुआलालंपुर के अंदर इस समझौते को अंजाम दिया गया। और भैया ध्यान दीजिएगा, ये समझौता किस उपलक्ष्य में करा गया? किस उपलक्ष्य में? तो ध्यान रखिएगा, भारत आसियान, भारत आसियान, भारत आसियान रक्षा समिट, भारत आसियान रक्षा समिट के अवसर पर इस समझौते को अंजाम दिया गया, जिसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाले कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। उत्तर लगा लीजिएगा ए। बनाइए थे सर, हो गया। आगे बढ़े यहां से। सब याद रखते हैं ना आप लोग? कॉपी अलग से बनाए कि क्या करते हैं? उसी पे लिखते हैं, उसी पे लिखते हैं। अलग से बना लीजिएगा। दरअसल कारण है ना, क्योंकि देखिए जिस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं उसको तो जन्म में नहीं लिखते हैं, वही बात लिखते हैं जो हम नहीं याद किए हुए। क्या यही है ना? लास्ट टाइम जो हम रिसोर्स ढूंढते हैं कि कोई ऐसा रिसोर्स होता कि हम पढ़ लेते, तो वही होगा। फिर ज्यादा उसको ब्रॉड मत ले जाइए। ज्यादा एक बात को 3-4 बार रिपीट नहीं करना। बहुत हुआ एक बात को अगर भूल से लिख भी दिए तो 2 बार 3 बार, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है? ताकि कोई दिक्कत नहीं। बहुत आप लोग का नोट्स होगा तो 25-30 पेज में समाप्त हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं कि 30 पेज पूरा कर दिया आपने, पता नहीं, कर दिए, गलत बात है ये एकदम, ठीक है? सोचिए, कंप्लीट मटेरियल में 57 पेज हुआ है और आप 30 पेज अपना हैंड रिटन बना दिए। हाँ, ये तो फिर तो ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आसियान की 2025 वाली समिट का आयोजन कहां पर? कुआलालंपुर, मलेशिया। कहां पर? भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया? दुबई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, दिल्ली के अंदर की हैदराबाद के अंदर? भैया ध्यान दीजिएगा, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के जो प्रमुख हैं, इनसे संबंधित सम्मेलन का आयोजन कहां करा गया? तो बेंगलुरु के अंदर किया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बेंगलुरु के बारे में तो बता दिया, हैदराबाद भी बता दिया हमने। मुंबई के बारे में वेब्स, मुंबई से क्या हो जाएगा? वेब्स होगा। मुंबई से क्या हो जाएगा? वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर? मुंबई। भारत सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप खिताब किस देश को फाइनल में हराकर जीता? किसको फाइनल में हराकर जीता? पाकिस्तान। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। और कौन से संस्करण का आयोजन करा गया था? संस्करण कौन सा भैया? संस्करण कौन सा? 17वां था। 17वां संस्करण कौन सा? ध्यान दीजिएगा, 17वां संस्करण। 17वां। और किस माह में आयोजित करा गया था? महीना कौन सा था? अरे किस माह में? सितंबर में। कब आयोजित करा गया था? सितंबर में। और फाइनल मैच किस दिन खेला गया था? 28 सितंबर को। कब खेला गया? 8 से 28 सितंबर तक इसका आयोजन चला था। आगे
2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का विषय क्या है? 80वें सत्र का आयोजन तो पढ़ाया है हमने आपको, कहां पर? न्यूयॉर्क। और इसका विषय क्या है तो ध्यान दीजिएगा, एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष और अधिक। ध्यान दीजिएगा, कहा कि एक बेहतर शांति और विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष और अधिक, मतलब 80 वर्ष हमने पूरा किया है, कुछ और दिन लगेगा और हम शांति और विकास कायम कर लेंगे मानवाधिकार पे आधारित। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मानवाधिकार की बात करते हैं, सार्वभौमिक घोषणा करने वाला अमेरिका 10 दिसंबर 1948। मानवाधिकार का हेडक्वार्टर भारत में कहां पे है? दिल्ली। भारत के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी सन 1993। ध्यान दीजिएगा, मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का न्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है? न्यायिक। क्या एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है क्या? नहीं, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वें सत्र का आयोजन कहा? न्यूयॉर्क में। और इसकी अध्यक्षता करने वाली एना लेना बेयरबाक। और कहा गया कि इसमें फिलीपींस देश को देश की मान्यता देगा। और कौन देगा? तो ऑस्ट्रेलिया देगा। आगे प्रश्न दिया है कि सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टीएएसएल की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? मिस्र के अंदर, केन्या के अंदर, मोरक्को के अंदर की दक्षिण अफ्रीका? उत्तर क्या होगा? मोरक्को में। कहां पर? मोरक्को। मोरक्को किस महाद्वीप में पड़ने वाला देश है? अफ्रीका। कहां पड़ता है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश हो जाएगा मोरक्को। अफ्रीका से हमारे बहुत सारे ट्रेड चलते हैं और भारत ने भी एफटीए साइन करा है। एफटीए भारत ने एफटीए साइन किया। पहला एफटीए अफ्रीका के साथ ही साइन किया था और दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया? ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। ध्यान दीजिएगा, बाकी तो सब पता ही होगा। मिस्र यानी इजिप्ट। मिस्र यानी कि इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर ध्यान दीजिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक होती है। कौन से नंबर के? 27वें बैठक। आगे प्रश्न दिया है, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना का नाम क्या है जिसे सितंबर 2025 में 7 साल पूरे हो गए? आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, जननी सुरक्षा या प्रधानमंत्री सुरक्षा? कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा गया। इस योजना की शुरुआत या इसकी स्थापना 23 सितंबर सन 2000 कब करा गया? 18। योजना की शुरुआत कहां से किया गया था? रांची, झारखंड से। योजना की शुरुआत कहां से? रांची, झारखंड से योजना की शुरुआत किया गया भैया, ध्यान दीजिएगा। और कहा गया इस योजना के तहत जो लाभार्थी है उनको 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया दिया जाएगा और प्रति परिवार दिया जाएगा। 5 लाख रुपए प्रति परिवार राशि मुहैया कराने की बात की गई। कभी स्टेटमेंट दे देता है तो दिखता है कि 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, तो बच के रहिएगा उससे। 5 लाख प्रति व्यक्ति नहीं, 5 लाख रुपए प्रति परिवार होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही के बजट में इसकी बात की गई। हाल ही के बजट में, हाल ही का बजट मतलब 2025 के बजट में बात की गई। कहा कि भारत में जितने भी गीग वर्कर्स हैं, क्या है? गीग वर्कर्स। भारत में जितने भी गीग वर्कर्स हैं जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, उन सभी को डिजिटल स्वास्थ्य से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाए? डिजिटल स्वास्थ्य उनका मुहैया कराया जाए। उनको कार्ड नहीं बल्कि उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाए, क्योंकि कार्ड खो जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है या दिक्कत होती है। पता चला हॉस्पिटल गए, बीमार गंभीर रूप से स्कैन नहीं हुआ, तो ये सब समस्या होती है। इसलिए कहा गया डिजिटल स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए। उनका नाम और उनका बायोमेट्रिक लेके स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए, ताकि नाम और पता नहीं होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसका इलाज करा पाए। और बहुत अच्छी पहल है। सोचिए, हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, डिजिटलाइज है, आराम से हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल उसका अंगूठा स्कैन करके आराम से उसका इलाज कर सकता है बिना किसी सपोर्टिव व्यक्ति के। समझ रहे? कोई भी हॉस्पिटल जहां पे आयुष्मान कार्ड अवेलेबल हो। और इस आयुष्मान कार्ड को बनाने में बिहार भी अपने आप में टॉप स्थान पे रहा। सबसे टॉप यूपी और सेकंड टॉप कौन है? बिहार है। ध्यान दीजिएगा, इसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाए गए और इसके तहत जन औषधि केंद्र बनाए गए। इसी के तहत जन औषधि केंद्र बनाए गए जहां पर सस्ती दरों में दवाएं दी गई और 10,000वां केंद्र बनाया गया अभी हाल ही में। कहां पर बनाया गया? देवघर में। कहां पर? देवघर के अंदर 10,000वां केंद्र स्थापित करा गया। ध्यान दीजिएगा, इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए एक मंत्रालय था। मंत्रालय का नाम हो जाएगा आयुष मंत्रालय। कौन सा? आयुष मंत्रालय की स्थापना कब होती है? सन 2014। आयुष में ए से है आयुर्वेद, वाई से क्या है? योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने न्यायाधीशों के सलाहकारी बोर्ड का 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष किसे चुना है? ललिता कन्ने गंती को चुना है या प्रतिभा एम सिंह को चुना है, सीएस सुधा को चुना है या ऋषा बानू को चुना है? उत्तर क्या होगा? प्रतिभा एम सिंह को चुना गया। प्रतिभा एम सिंह को चुना गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया इनको। और आगे प्रश्न दिया है कि 2025 के एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन में मेयर और फोरम का आयोजन कहां पे हुआ? सिंगापुर में, दुबई में, रियाद में कि नई दिल्ली में? उत्तर क्या होना चाहिए? कहां पर? उत्तर क्या है? वैसे दुबई होना चाहिए, एक बार छोड़ दीजिएगा, आते हैं इस पे। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय? जनजाति कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यही होगा। अच्छा, जनजाति कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम जनजातियों की बात करते हैं, अगर हम जनजाति की बात करते हैं, जनजातियों से संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। विश्वविद्यालय, जनजाति विश्वविद्यालय कहां बनाया गया? रांची में। कहां पर बनाया गया? रांची। और भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर? रांची। जनजातियों के लिए एक म्यूजियम बनाया गया, संग्रहालय बनाया गया। जनजाति संग्रहालय भी कहां पर? रांची के अंदर। कहां पर? रांची के अंदर। और भारत के अंदर निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। सेकंड बड़ी कौन सी है? गोंड है। और तीसरी बड़ी कौन सी है? संथाल है। कौन सी होगी? संथाल हो जाएगी। उत्तर लगा लीजिएगा बी।
उत्तर लगाइएगा बी। और ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन की भी बात करेगा तो कहां पर, झारखंड के रांची में। आगे प्रश्न दिया है कि आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ईडन गार्डन, डीवाई पाटिल या नरेंद्र मोदी? उत्तर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद्र खेल स्टेडियम नई दिल्ली। ईडन गार्डन कोलकाता की बात करते हैं तो आईपीएल, ध्यान दीजिएगा आईपीएल। आईपीएल का कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण। आईपीएल का 18वां संस्करण जो था, 18वां संस्करण, आईपीएल के 18वां संस्करण का जो अंतिम आयोजन था, अंतिम आयोजन कहां पर? ईडन गार्डन। शिफ्ट हुआ था क्या? एक काम करिए, सुनिए थोड़ा सा, सुनिएगा, इसको कट नहीं करना है, सुनिएगा। दरअसल ये है ऐसे, प्रस्तावित की बात करेगा, प्रस्तावित की बात करेगा तो ये हो जाएगा, चेंज करके कहां लाएगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ध्यान दीजिएगा। बाकी डीवाई पाटिल की बात करते हैं तो अभी महिला कप आपने देखा, ध्यान दीजिएगा, महिला विश्व कप का आयोजन और अंतिम आयोजन करा गया था जिसमें फाइनल मैच खेले गए। ध्यान दीजिएगा कहां पर? डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई। और ध्यान दीजिएगा अगर महिला विश्व कप की बात करते हैं तो विजेता कौन सी टीम रही? तो भारत। कौन रहा भारत? किसको हराया? साउथ अफ्रीका। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत ये कहां पर? राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा या छत्तीसगढ़? उत्तर क्या होगा? हिमाचल में। कहां पर? हिमाचल। लोक सेवा भवन का नाम सुना है भैया? हाँ, लोक सेवा भवन जो हिमाचल प्रदेश का है, इस लोक सेवा भवन का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया? मनमोहन सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? मनमोहन सिंह। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा भवन का नाम बदल के मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, एआई आधारित पार्क, एआई पार्क कहां पे? छत्तीसगढ़। ई लोक अदालत कहां पे हो जाएगा? ई लोक अदालत को स्थापित करा गया कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में सूरजकुंड मेला कहां पे? फरीदाबाद में। कहां पर? फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड मेला, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल कहां पे हो जाएगी? चंडीगढ़। कहां होगी? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल कहां पे? चंडीगढ़। इस चंडीगढ़ के अंदर 3 आपराधिक कानून को लागू किया गया। 3 आपराधिक कानून को सबसे पहले भारत के किस यूटीआई स्टेट में लागू किया गया? तो चंडीगढ़ में। बाकी राजस्थान से ध्यान रखिएगा, नमो पार्क कहां पे हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी कहां पे? राजस्थान के कुल कितने शहरों में होगा? 7 शहर में। ध्यान दीजिएगा। आगे कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उत्तर लगाए हैं कि नहीं? उत्तर हिमाचल। कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2025 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना गुजरात में शुरू की गई। बात सही है। अच्छा, अखिल भारतीय सेवाओं यानी AIS क्या है? अखिल भारतीय सेवा। अच्छा हाँ, ठीक है, अखिल इंडियन सर्विस। ठीक है, ये अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार और कर्मचारियों और पेंशनर्स को 10 लाख कैशलेस इलाज की इसमें सुविधा दी जाएगी। बात दोनों अपने आप में क्या है? दोनों सही पूछा था ना? कथनों पर विचार करिए, लिख लीजिएगा, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ेंगे यहां से। आगे प्रश्न दिया प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संदर्भ में गलत कथन का चयन करिए। गलत ढूंढना है। यह योजना 19 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। ठीक है क्या? हाँ, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ध्यान रखिएगा, सौर ट्यूबवेल, सौर पंप की योजना थी। सौर पंप की एक प्रकार की योजना। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। बात अपने आप में सही है। इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों पर, ये तो गलत है, ये गलत है, उत्तर गलत ही ढूंढना था, सही हो जाएगा। किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई, डीजल पर निर्भरता को क्या कराया जाएगा? कम किया जाएगा। और सोलर पंप किसानों को प्रदान किए जाएंगे जिससे उनकी निर्भरता डीजल इंजनों पे कम हो सके। आगे 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर ऊर्जा लगाया जाएगा। इसके लिए एक योजना लाई गई थी, योजना। और योजना का नाम हो जाएगा, नोट करिएगा, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर लगाने की बात की गई सन 2023 और 24। बजट सन 2023 और 24 की योजना है। बजट सन 2023 और 24 की योजना है। कहा गया 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाया जाएगा। और इसी योजना के तहत कहा गया कि भारत में प्रत्येक निवासियों को 300 यूनिट, कितना यूनिट? 300 यूनिट बिजली जो है क्या दिया जाएगा? तो फ्री। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी क्या करा गया? वादा किया गया। आगे बढ़े। प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत में सिकल सेल की उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 47 तक ना, 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया का लक्षण है, एक सिम्टम्स है, उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2047। लेकिन भारत सरकार ने जो एक्चुअल एनीमिया है, जो सामान्य तौर पे फैल रही है, उसको मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? सन 2030 तक। और ध्यान रखिए, टीबी का लक्ष्य कब तक रखा है? सन 2025 तक। मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य सन 2030 तक। कब तक रखा? सन 2030 तक। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है? सन 2047। ऊर्जा मुक्ति का लक्ष्य सन 2047। ऊर्जा मुक्ति का लक्ष्य भी सन 2047 तक रखा है। विकसित भारत का लक्ष्य भी सन 2047। नेट जीरो कार्बन 2070। रेलवे द्वारा नेट जीरो कार्बन 2023। बिहार सरकार का नेट जीरो कार्बन 2070। सब बना लेंगे? ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न दिया है कि 11वां ग्रीन टेक यानी CSR इंडिया अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? दुर्गापुर स्टील प्लांट को, भिलाई को, तारापुर या राउरकेला? किसको दिया गया? भिलाई को दिया गया। किसको प्रदान किया गया?
भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और भिलाई नामक इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बनाया गया? रूस। किसकी सहायता से? रूस। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से बना? ब्रिटेन। किसकी सहायता से? ब्रिटेन। और तारापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से बना? तो अमेरिका। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। और राउरकेला की बात करेंगे किसकी सहायता से? जर्मनी। किसकी सहायता से बना? तो जर्मनी की सहायता से बना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उत्तर हो जाएगा बी। और बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया कि मुख्यमंत्री जीवन प्रेरक योजना सन 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। यह योजना अरुणाचल प्रदेश नहीं भैया, कहां पर? आसाम में। कहां पर? आसाम। यानी स्टेटमेंट पहला क्या होगा? गलत होगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में अनुसंधान, नवाचार और विकास को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए स्वागत तीर्थ पोर्टल का क्या करा गया? उद्घाटन किया गया। उत्तर कौन सा ठीक होगा? ए होगा, बी होगा, तो और ए नहीं सही। मुख्यमंत्री जीवन प्रेरक योजना आसाम में शुरू की गई। भैया हम आसाम की बात करते हैं। आसाम, अगर हम आसाम की बात करते हैं, आसाम की बात करेंगे, आसाम का नवीनतम बना नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा? तो रायमोना। क्या होगा? रायमोना नेशनल पार्क। और आसाम के अंदर ध्यान रखिएगा यूरिया अमोनिया, आसाम के अंदर यूरिया अमोनिया का एक संयंत्र लगाया जाएगा। आसाम के अंदर यूरिया अमोनिया संयंत्र लगेगा। और इसकी क्षमता क्या है? क्षमता क्या? 12.7 मीट्रिक टन। ध्यान दीजिएगा, यूरिया अमोनिया का संयंत्र लगाया जाएगा और इसकी क्षमता कितनी है? 12.7 मीट्रिक टन इसकी क्षमता है। हाँ 12.7 तो 7 है ना? हाँ ठीक है 12.7। अब 70 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी यार, जितना बढ़ाओ। 12.7 मीट्रिक टन की यूरिया अमोनिया संयंत्र आसाम के अंदर एक तो सचिवालय है। और सचिवालय सोलर से चलने वाला और 100% सोलर सचिवालय। अम्बुबाची मेला कहां पर? आसाम। सेना का पहला स्कूल पूर्वोत्तर के अंदर खोला गया, कहां पर? आसाम। स्कूल का नाम आसाम राइफल स्कूल। ध्यान दीजिएगा। पूर्वोत्तर से अगर हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी जिसको रेल नेटवर्क से जोड़ा गया, आइजोल। क्या नाम होगा? आइजोल। और पूर्वोत्तर की पहली राजधानी जिसको रेल नेटवर्क से जोड़ा गया था, गुवाहाटी। कौन होगा? गुवाहाटी। प्रथम राजधानी पूछेगा, गुवाहाटी। चौथी राजधानी पूछा तो आइजोल। नब्बे योजना सन 2025 की शुरुआत कहां से? सोनभद्र उत्तर प्रदेश। कहां से? सोनभद्र उत्तर प्रदेश। सोनभद्र उत्तर प्रदेश नब्बे योजना सन 2025। अगर बात बाकी तो सब जानते ही हैं आप लोग, बेंगलुरु की बात, मुंबई, गुलमर्ग। आगे 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता सन 2025 के संबंध में गलत कथन का चयन करिए। 72वां मिस वर्ल्ड का आयोजन हैदराबाद में किया गया। बात अपने आप में क्या है? सही है। ध्यान दीजिए, 72वां मिस वर्ल्ड विजेता ओपाला सुनचाता चुवांगसरी थाईलैंड से रही। बात क्या है? सही है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया सोनू सूद को। ये भी क्या है? सही है। गलत ढूंढना है, सभी कथन सही है। ओह, एक काम करिए, इसको काट के बना लीजिए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसको बना लीजिएगा। कट करके अभी पेपर पे बनाइए, इनमें से कोई नहीं। और यही आपका राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, बाकी सब डेटा सही है, डेटा अपना ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि जिन पौधों, अच्छा खत्म हो गया, चलिए आगे बढ़े। करंट अफेयर ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? है दिक्कत? नहीं ना? दिया है क्वेश्चन, जिन पौधों के पृथक बनावट या रूप नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? ना पृथक बनावट या रूप होगा, ना उनमें विशेष गुण होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? थैलोफाइटा। क्या कहा जाएगा? थैलोफाइटा। उनको क्या बोला जाएगा? थैलोफाइटा। ध्यान दीजिएगा, उनको थैलोफाइटा कहा जाएगा। और थैलोफाइटा जो होते हैं ये प्लांट किंगडम में फेनोरोगेम्स हैं कि क्रिप्टोगेम्स हैं? सुन लीजिए मेरी बात को, फेनरो का मतलब फूल होगा। क्या होगा? फूल। क्रिप्टो का मतलब फूल नहीं होगा। जिस पौधे में फूल न लगे वो अपने आप में क्या है? क्रिप्टोगेम्स। क्या है? क्रिप्टोगेम्स में कौन आएगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडो। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जिसमें फूल लगेगा वो अपने आप में क्या है? फेनरोगेम्स। वो अपने आप में एंजियोस्पर्म और क्या होगा? जिम्नो। एंजियो और क्या होगा? जिम्नो। जो प्लांट एंजियो और जिम्नो में आएगा वो अपने आप में क्या होगा? फेनरोगेम्स। और जो पौधा ध्यान दीजिएगा बिना फूल वाला होगा उसे हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, जिसमें कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और इसमें जो सामान्य तौर पे पौधा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। ध्यान दीजिएगा, शैवाल की अगर हम बात करेंगे, शैवाल किस प्रकार का प्लांट हो जाएगा? थैलोफाइटा। कैसा पौधा है? थैलोफाइटा। अनावृत बीजी को हम बोलते हैं, अनावृत को हम बोलते हैं जिम्नो। क्या बोलेंगे? जिम्नो। अनावृत बीजी को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ऐसा प्लांट जिसकी बिया के ऊपर फूल ना हो, यानी नग्न बीजी पौधा, उसे हम क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। जैसे स्ट्रॉबेरी। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अपने आप में क्या हो जाएगा? अनावृत बीजी। क्या होगा? अनावृत बीजी। अगर हम कवक की बात करते हैं, कवक का अपना खुद का एक फाइलम है जिसको हम फंगई या कवक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कवक। जब प्लांट का किंगडम विभाजित हो रहा था, प्लांट किंगडम, तो ध्यान दीजिएगा प्लांट किंगडम को इसमें एक पंच जगत वर्गीकरण आया, पंच जगत वर्गीकरण। और इसको देने वाले कौन थे? आर.एच. व्हिटेकर। कौन दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने पंच जगत वर्गीकरण को दिया और कहा कि एक तो प्लांट होगा। क्या होगा? प्लांट होगा। प्लांट के बाद क्या होगा? एनिमल। प्लांट के बाद एनिमल। प्लांटेरम एनिमिलिया ऐसे ही करके कहा गया। प्लांट होगा, एनिमल होगा, और एक कौन होगा इसमें? कवक। और एक होगा इसमें मोनेरा, और क्या होगा? प्रोटिस्टा। क्या होगा? प्रोटिस्टा। इसमें कवक होगा, मोनेरा होगा, और क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। सबसे छोटा बैक्टीरिया जो पृथ्वी पर ढूंढा गया उसको प्लांट किंगडम के, उसको किस फाइलम में रखा गया? मोनेरा में रखा गया। ध्यान दीजिएगा, बाकी उत्तर लगा लीजिएगा। थैलोफाइटा जो बनावट, पृथक बनावट रूप में नहीं होते, यानी उसमें ना पृथक बनावट होती है,
ठीक है, और उसका सभी कार्य क्या होता है, सामान्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, आगे 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन की व्याख्या करा था? ओपी एंगर ने करा था, ईपी फिच ने करा था, विलियम हेनरी ने करा था कि लिनियस ने करा था? उत्तर क्या हो जाएगा, एफ ई फिच ने करा था। भैया कार्ल लिनियस की अगर हम बात करते हैं, लिनियस ने कौन सा मॉडल दिया था? इन्होंने कौन सा जगत दिया था? दो जगत वर्गीकरण। क्या दिया था? दो जगत वर्गीकरण देने वाले कौन हो जाएंगे? कार्ल लिनियस। इन्होंने कहा कि प्लांट होता है और क्या होता है, एनिमल। एक प्लांट होगा और दूसरा एनिमल। कहा कि ये भिन्न होते हैं किसमें, तो कोशिका भित्ति के आधार पर इनकी क्या होती है, भिन्नता होती है। ध्यान दीजिएगा, एफ ई फिच शैवाल, ध्यान दीजिए, शैवाल का घर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। क्या होगा, थैलोफाइटा। शैवाल एक प्रकार के क्या होते हैं, तो थैलोफाइटा होते हैं। और आगे शैवाल स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं? क्या होते हैं, स्वपोषी, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। आगे निम्नलिखित में से किस पादप में विभेदित कार्य नहीं होता? हमने कहा संरचना समान है तो कार्य भी क्या होगा, समान होगा। उसका कार्य विभेदित यानी भिन्न भिन्न कार्य नहीं होता, तो उत्तर क्या होगा, थैलोफाइटा। संरचना भी समान है, कार्य भी समान है, उत्तर क्या होगा, थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्रिप्टोगेम है कि फेनरोगेम्स है? क्रिप्टोगेम्स है। क्या है, क्रिप्टोगेम्स। ब्रायोफाइटा को हम ध्यान दीजिएगा पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत के उभयचर के नाम से किसको जाना गया, उभयचर? तो ध्यान दीजिएगा ब्रायोफाइटा, अगर ब्रायोफाइटा का एग्जांपल हम ले ले तो मास क्या होगा, मास, और इसमें मार्केसिया हो सकता है। क्या होगा, मार्केसिया। मास और मार्केसिया अपने आप में क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा। क्या होंगे, ब्रायोफाइटा। क्या इसमें सनवानी नलिका होती है, क्या नहीं होती है? जितने भी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं या पौधे हैं उसमें सनवानी नलिका नहीं होती, यानी भोजन को ले जाने के लिए जो जाइलम फ्लोएम नली होती है इसमें नहीं पाई जाती। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अनावृत बीजी की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म और फर्न और लता की बात करेंगे, अपने आप में क्या होगा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को हम सरीसृप के नाम से भी जानते हैं। पादप जगत का सरीसृप कौन हो जाएगा, तो टेरिडोफाइटा होगा। ठीक है, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम क्लियर है ना सभी को? क्रिप्टोगेम में फूल वाला होगा कि बिना फूल वाला? बिना फूल वाला। और बिना फूल वाले में कौन आएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये अपने आप में क्या है, क्रिप्टोगेम। क्या है, और ये वाला क्या हो जाएगा, फेनरोगेम्स। क्या होगा, फेनरोगेम्स। आगे पौधों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण संरचना वाले पादप आते हैं? हमने कहा संरचना साधारण, काम भी साधारण। ये कौन हो जाएगा, थैलोफाइटा। कौन होगा, थैलोफाइटा। पादप जगत का सरीसृप क्या कहलाएगा, टेरिडोफाइटा। फर्न या लता, फर्न या लता, फर्न या लता, ये किसमें आते हैं, तो टेरिडोफाइटा। कहां आते हैं, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा पूछेगा तो मास और मार्केसिया कहां आएंगे, ब्रायोफाइटा। और पादप जगत में सबसे पहले आने वाला कौन था, ब्रायोफाइटा। कौन था, ब्रायोफाइटा। बाकी जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो ध्यान, जिम्नोस्पर्म को भी बताया। आगे प्रश्न दिया है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में शैवाल का योगदान कितना है? शैवाल भैया कितना योगदान देता है, तो आधा। कितना योगदान देता है, आधा। जो शैवाल का योगदान है, शैवाल का योगदान CO2 के स्थिरीकरण में, CO2 के स्थिरीकरण में जो शैवाल का योगदान है, ये क्या है, आधा है। पूरे विश्व भर के समुद्री शैवाल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्वित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शैवाल पूरे पृथ्वी का लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, तो फिक्सेशन या स्थिरीकरण उसका करते हैं। ध्यान दीजिए इसको, लिख लीजिएगा आधा। बाकी शैवाल अपने आप में किस घर से या किस फाइलम से होगा, तो थैलोफाइटा। कहां से होगा, थैलोफाइटा। शैवाल अपने आप में स्वपोषी है कि परपोषी? आगे थैलोफाइटा में कौन कौन से जीव शामिल हैं, अल्बाकारा और क्लेरोफोरा, लाइकेन, सनमानी पादप। टेरिडोफाइटा तो होगा नहीं। गुलाब और कमल, ये तो फूल है, फूल का मतलब क्या होगा, फेनेरोगेम। क्या होगा, फेनरोगेम्स। क्या होगा, फेनरोगेम्स होगा। ठीक है, यहाँ पे भी गुलाब और तरबूज, इसमें भी फूल है, ये क्या हो जाएगा, फेनरोगेम्स। ठीक है, अब उत्तर कौन सा लगा सकते हैं, ए में आने वाले सभी पौधे जो है ये अपने आप में क्या होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं, जिसमें अल्बाकारा और क्या आ जाएगा, क्लेडोफोरा आ जाएगा। इसको बना लीजिएगा। बाकी लाइकेन की बात करते हैं, लाइकेन भी अपने आप में क्या है, थैलोफाइटा। क्या है, थैलोफाइटा। लाइकेन भी अपने आप में क्या है, थैलोफाइटा। सनमानी पादप भी अपने आप में क्या होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं। सनमानी पादप भी अपने आप में थैलोफाइटा होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा अपने आप में थैलोफाइटा। आगे अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं, स्टोमेटा, कैरोटिनाइड, क्लोरोफिल या पाइरेनाइड्स। उत्तर क्या हो जाएगा, पाइरेनाइड्स होगा। ध्यान दीजिए, क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं, जिनको हम पाइरेनाइड्स के नाम से जानते हैं। स्टोमेटा पौधे का कौन सा भाग है, तो रंध्र भाग। पौधे का कौन सा भाग है, पौधे के रंध्र भाग को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। पौधे श्वसन कहां से करते हैं, तो अपने रंध्र भाग यानी स्टोमेटा से। पौधे कहां से श्वसन करेंगे, तो अपने रंध्र भाग यानी स्टोमेटा से करेंगे। पौधे का श्वसन जो होता है शुष्क होता है कि द्रवित श्वसन होता है, द्रवित होता है। कैसा होता है, द्रवित श्वसन। कैरोटिनाइड की बात करते हैं तो फल और सब्जी, फल और सब्जी, फल और सब्जी, जैसे सेब का रंग अलग, ठीक है, और किसी सब्जी का रंग अलग। ठीक है, फल और सब्जी का जो रंग निर्धारण है, फल और सब्जी का जो रंग निर्धारण है, ये किसकी जिम्मेदारी है, तो कैरोटिनाइड की जिम्मेदारी। और क्लोरोफिल की बात करते हैं तो एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, सहायता उत्पन्न करता है। आगे प्रश्न दिया है कि भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस प्रकार से किया जाता है, ग्लूकोज के रूप में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो लैमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। बात अपने आप में क्या है, सही है। भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण
ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जो या तो लेमिनेरिन के रूप में होगा या फिर मेनिटोल के रूप में हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। और बात किसकी हो रही है, तो भूरे शैवाल की हो रही है। अगर हम हरे शैवाल की बात करते हैं, हरे शैवाल की, हरा शैवाल की बात करते हैं, उत्पाद अपना सीधा किसमें कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज में करता है। आगे आगे बढ़िएगा। भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान करिए। यूलोथ्रिक्स है या सारगैसम है, स्पाइगोरा है या फिर वाल्वक्स है। क्या हो जाएगा, सारगैसम। क्या होगा, अच्छा ये सभी किस प्रकार के शैवाल है, भूरे, हरे या लाल? ये सभी अपने आप में कैसे शैवाल हैं, भूरा है। सभी की हम बात कर रहे हैं, अपने आप में कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम जो शैवाल है इसमें अपने आप में क्या है, हरे हैं। ध्यान दीजिएगा, भूरा शैवाल खा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, स्पाइरोगाइरा की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, शैवाल का जो रेशम होता है, शैवाल रेशा, शैवाल का जो रेशा होता है, रेशा ये कहाँ से होता है, तो स्पाइरो गायरा से होता है। ध्यान दीजिएगा। यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का शैवाल है, एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। और कैसा शैवाल है, तो एक प्रकार का ये हरा। पर देखिए दिया है, महासागरों में मौजूद शैवाल की विशालतम मात्रा जिसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, तो मीथेन का, महासागरी ताप का, या सागर ऊर्जा लहर का, या नाभिकीय ऊर्जा का। भैया ध्यान दीजिएगा, शैवाल की जो सबसे विशाल मात्रा ये किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, तो मीथेन का। किसका करती है, मीथेन। क्योंकि नए सवाल जब उगते हैं तो धीरे धीरे वो सड़ते भी हैं। उत्तर आवाज लग रही है क्या, पहुंच रही है सबके पास? ठीक है, उत्तर लगा लीजिएगा। मिथेन, मिथेन की बात करते हैं, अपने आप में CH4 है। क्या है, CH4। मिथेन अपने आप में CH4। मिथेन का जो निर्माण है, निर्माण, मिथेन का निर्माण ये पशुओं की जुगाली से, कहां से, पशुओं की जुगाली से, और कहां से, धान के खेत से, और कहां से, बायोगैस से। कहां से, बायोगैस। या कीचड़ या नाली से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो मिथेन है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दिया है कि लाइकेन प्लांट डैश डैश जीवन से डिवीजन से संबंधित है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या अनावृत बीजी। लाइकेन को आप कहां रखना चाहेंगे, थैलोफाइटा। कहां रखेंगे, थैलोफाइटा। मार्स या मार्केसिया कहां होगा, तो मार्सिलिया कहां होगा, मार्सिलिया, मार्सिलिया, मार्सिलिया पूछेगा तो, मार्केसिया पूछा तो हाँ बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी हैं, तो शैवाल और कवक। शैवाल और कवक का सिम्बायोटिक रिलेशन क्या कहलाएगा, लाइकेन। शैवाल अपने आप में स्वपोषी है कि परपोषी, स्वपोषी। क्या होगा, स्वपोषी। और कवक अपने आप में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, कवक अपने आप में परपोषी। क्या होगा, परपोषी या परोपजीवी। क्या बोलते हैं, परोपजीवी। कवक अपने आप में क्या होगा, परोपजीवी, दूसरे के ऊपर जीवन यापन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनसे बनने वाला लाइकेन, इनसे बनने वाला लाइकेन क्या होगा, परपोषी की परोपजीवी, दोनों होगा। क्या होगा, दोनों होगा। इनसे बनने वाला लाइकेन अपने आप में क्या होता है, स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। लाइकेन, इनसे बनने वाला लाइकेन अपने आप में स्वपोषी भी होगा, स्वपोषी, और क्या होगा, तो परपोषी होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वायु प्रदूषण के सूचक कौन हो जाएंगे, तो लाइकेन। वायु में प्रदूषण के सूचक पूछेगा तो कौन होंगे, लाइकेन। वायु प्रदूषण के सूचक कौन है, लाइकेन हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड और प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, कौन हो जाएगा, लाइकेन। यानी हवा में प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है, लाइकेन है। कौन सा हो जाएगा, लाइकेन होगा। अगर हम शैवाल की बात करते हैं, शैवाल मिलता है कवक के साथ, क्या बनाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन, और वहां से किसका जन्म होता है, लाइकेन। लिटमस पेपर की बात करते हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होते हैं, भैया लिटमस पेपर जो है प्राप्त होता है कहां से, लाइकेन से। कहां से प्राप्त होगा, लाइकेन। और लिटमस पेपर का वास्तविक रंग क्या होता है, वास्तविक रंग, लिटमस पेपर का जो वास्तविक रंग होता है ये कैसा होता है, बैगनी। कैसा रंग होगा, बैगनी। बाकी देख लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी अपने आप में कैसा है, हरा है। भियोफाइसी अपने आप में कैसा है, भूरा है। ध्यान दीजिए। रोडोफाइसी कैसा है, लाल है। और साइरोफाइसी कैसा हो जाएगा, नीला हरित शैवाल। कैसा होगा, नीला हरित शैवाल। उत्तर क्या होना चाहिए, BADC, BADC उत्तर हो जाएगा बी। बना लीजिएगा इसको। ठीक है, सवाल शैवाल की कैटेगरी अगर हम शैवाल को रखना चाहें तो प्लांट में कहां पे रखेंगे, थैलोफाइटा। तो यह हरे शैवाल के विषय में सही कथन की पहचान करिए। हरे शैवाल आमतौर पर पेक्टोज की आंतरिक परत से बनी, भैया पेक्टोज की परत अंदर होगी तो कठोर कर देगी। पेक्टोज की परत कहां होनी चाहिए, बाहर। कहां होनी चाहिए, बाहर। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है। आगे, हरे शैवाल में आमतौर पर प्रोटीन की एक आंतरिक परत होती है तथा फाइबर की बाहरी परत। भैया फाइबर की परत बाहरी नहीं होती, बाहरी परत किसकी होनी चाहिए, पेक्टोज। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। हरे शैवाल पे आमतौर पर सेलुलोज की एक आंतरिक परत होती है और पेक्टोज की बाहरी परत से बनी एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। बात अपने आप में क्या है, सही है। शैवाल की परत को कठोर बनाने के लिए किसका यूज होता है, कौन होता है, तो पेक्टोज। क्या होगा, शैवाल की बाहरी परत कठोर बनती है पेक्टोज से, और आंतरिक परत को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सेलुलोज का। ध्यान दीजिएगा। हरे शैवाल की बात कर रहे हैं। हरा शैवाल अपने आप में परपोषी है कि स्वपोषी,
निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में लिए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, स्पाइरुलिना होगा ना, फ्लोरेला भी होगा, बना लीजिएगा। उत्तर क्या होगा? ए और सी हो जाएगा। और हमारे पास दो लगाने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, हमें दो ही उत्तर देना है, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, स्पाइरो गायरा के बारे में हमने बोला था कि ये शैवाल रेशम है। क्या है? शैवाल रेशा, एक प्रकार का शैवाल रेशा। कहां से? तो स्पाइरो गायरा से। और फ्यूनेरिया शैवाल है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, फ्यूनेरिया थैलोफाइटा है कि बायोफाइटा है? फ्यूनेरिया अपने आप में क्या है? ब्रायोफाइटा। फ्यूनेरिया अपने आप में क्या है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, फ्यूनेरिया अपने आप में क्या होगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। आगे लाइकेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। लाइकेन, अच्छा ये लाइकेन शैवाल है कैसे? सही है, लाइकेन शैवाल है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। क्या है? सहजीवी। आगे पढ़िए, लाइकेन स्वपोषी है। लाइकेन स्वपोषी खाली नहीं है, स्वपोषी और परपोषी है, यानी सहजीवी पोषी है। आगे लाइकेन कवक है, कहना ठीक होगा। लाइकेन सहजीवी रूप है, बात अपने आप में क्या है? लगाइए। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसी पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना गया ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर कौन होगा? ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर कौन होगा? क्या तना होता है? क्या तना होता है? पत्ती होती है? क्या तनमनी तंतु होते हैं? क्या होते हैं? नहीं होते। इन सभी का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मांस को ले सकते हैं। मांस को हम अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं? काई। ठीक है, और होता है आपका इसका बृहद रूप क्या होता है? मार्केसिया। क्या होगा? मार्केसिया। लेकिन मार्सिलिया अगर बोल देगा तो क्या होगा? टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा होगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लिवर बर्ट क्या है? लिवर बर्ट एक प्रकार का क्या होगा? ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को हम क्या कहते हैं? राइजाइड बोलेंगे, थैलस बोलते हैं, थीटा बोलेंगे कि कैप्सूल बोलते हैं? समझिएगा, देखिए दिया ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से। अगर निचली बाह्य त्वचा की कोशिका पूछे तो उत्तर क्या होगा? राइजाइड होगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न करेगा निचली आंतरिक त्वचा की कोशिका, निचली और आंतरिक पूछ दे, निचली आंतरिक त्वचा की जो कोशिका होती है, निचली आंतरिक त्वचा की कोशिका, ये किसकी बनी है? इसके उभार को हम क्या बोलते हैं? तो थैलस। क्या बोलेंगे? थैलस कहते हैं। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? क्लेडोफोरा या मार्सिलिया, मोनोकाट या मार्केंसिया? क्या होगा? मार्केंसिया होगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, एक तो इसमें थैलोफाइटा हो जाएगा, बाकी उधर का दोनों क्या हो जाएगा? टेरिडो होगा। आगे ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा कथन ठीक है? उन्हें पादप जगत का उभयचर कहा गया। कहा गया क्या? तो ठीक ही लग रहा है। इनमें पौधे के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पानी और पदार्थ ले जाने के लिए विशेष प्रकार की उपस्थिति वाले तंतु होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते ही नहीं, इसमें परिवहन तंतु होते ही नहीं है, यानी ये तो नहीं हो सकता। उसके शरीर को आमतौर पर तने और पत्ती जैसे संरचना के रूप में विभाजित किया गया है। बात सही है क्या? गलत है भाई। तने और पत्ती जैसी संरचना से विभेदित नहीं किया गया है, बल्कि कहा गया एक विशेष प्रकार की कड़िकाएं या कलिकाएं इसमें होती हैं ब्रायोफाइटा में। ध्यान दीजिए, तना और पत्ती नाम नहीं दिया गया। मांस, फ्यूनेरिया और मार्केसिया ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं, तो अपने आप में ठीक है होगा। देखिए उत्तर लगा लीजिएगा, ए और डी सही है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़े, यहां से वहां पर मार्सिलिया लिखना था, वो बाई मिस्टेक हो गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया कि राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? इसमें पूर्ण विकसित तना होगा। भैया राइजाइड हमने कहां पढ़ा था? ब्रायोफाइटा में। कहां पढ़ा था? तो क्या तना पूर्ण विकसित होगा? ठीक है, आगे बढ़िए। यह विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होगी। यदि इसकी सहायता से पौधे अंतर स्तर से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना अगर होती तो पानी चिढ़ता फिर उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि पानी और खनिजों का वहन करने के लिए कोई नलिका नहीं होती, इसीलिए विभिन्न ऊतकों से बनी कोई बहुकोशिकीय संरचना नहीं होती। इसमें आमतौर पर एक केंद्रीय बिंब होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। आगे प्रश्न दिया है, मांस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? ऊर्जा के लिए, विटामिन प्रदान करने के लिए, या लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला पीट प्रदान करने के लिए, या एक प्रकार का कोयला बनाने के लिए, भूतापी ऊर्जा में? भाई मांस का प्रयोग हम करते हैं क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पीट प्रदान करने के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। मांस का मतलब क्या होता है? अरे मांस को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? काई। क्या बोलेंगे? ठीक है, काई को संरक्षित किया जाता है। अगर अल्पकालीन ऊर्जा हमें चाहिए, थोड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करके सड़ाकर कोयला बनाया जाता है और उसका यूज किया जाता है छोटे छोटे ऊर्जा संयंत्रों। आगे, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का इन जीवों की मृदा विहीन सतह पर पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? फर्नमास, लाइकेन या छत्रक? क्या लिखा है? इस जीव का किसी जीवों की मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है, क्या होना चाहिए जी? दिया है किसी जीव का किन जीवों की मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, तो इसमें क्या हो सकता है? लाइकेन होगा। लाइकेन तो पत्थर पे होते ही हैं, होते हैं ना। लाइकेन हो सकता है, मांस यानी काई हो सकता है, मशरूम हो सकता है। नहीं होगा, मशरूम नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन उत्तर देना है, उत्तर तो फिर फंस जाएगा।
ध्यान दीजिए, दिया है मिट्टी विहीन पूछा है, मृदा विहीन पूछ रखा है, मृदा विहीन, मृदा विहीन, इसमें मास लाइकेन होगा और क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। बाकी मशरूम तो मिट्टी, हाँ ठीक है, बना लीजिए। 2 और 3 हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कि फर्न और हार्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। फर्न और लता हमने बताया था किससे है, और मार्सिरिया भी किससे है। कवक का अपना खुद का फाइलम है, सहवाल किससे हो जाएगा, तो थैलोफाइटा से, और मास या मार्केसिया किससे होगा, तो ब्रायोफाइट। आगे पादप जगत के किस संघ में सर्वानी पादप पत्ते भ्रूण रूप में जाना जाता है। जड़ें कभी कभी वास्तविक तना और पत्तियों के फर्न में पूरे तरह में पाए जाते हैं। फर्न का नाम ले लिया, उत्तर क्या होगा, टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। आगे प्रश्न दिया, टेरिडोफाइटा कैसे प्रजनन करते हैं। नवोदित की सहायता से, बीजाणुओं की मदद से, परागकणों की सहायता से कि बीजों की सहायता से, किससे करते हैं, बीजाणुओं की मदद से। आगे देखिए प्रश्न दिया है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उदाहरण उभयनिष्ठ गुण है। समान तंतु की उपस्थिति होती है, थाइलाइड पादप काय होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, या हेप्लाइड पादप काय होता है। क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। देखिए दिया है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा दोनों में एक उदाहरण जो है उभयनिष्ठ होता है, यानी दोनों में शामिल होता है। सरमहनी तंतु की उपस्थिति क्या ब्रायोफाइटा में होगी, पहला उत्तर क्या हुआ, कट गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रजनन करेंगे बीजाणुओं के माध्यम से, न कि भ्रूण के माध्यम से, यानी ये भी क्या हुआ, कट गया। उत्तर अपने आप में क्या होगा, थायलाइड पादप काय होते हैं ये। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है। ब्रायोफाइटा अपने आप में क्या है, मश है। एंजियोस्पर्म गुलाब को रख सकते हैं क्या, एकदम रख सकते हैं। टेरिडोफाइटा साइकस है, साइकस टेरिडोफाइटा है क्या, नहीं नहीं, साइकस एक प्रकार का क्या है, क्या हो जाएगा, जिम्नो स्पर्म होगा। ठीक है, बाकी पाइनस क्या है, तो जिम्नोस्पर्म। साइकस और पाइनस एक साथ में पढ़ते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, सी होगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फेमरोगेम्स पुष्पोद्भिक हैं। फेमरोगेम्स पूछा है, क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। फेमरोगेम क्या होता है, फेमरोगेम का मतलब फॉफ क्या होगा, फूल, जहां फूल होगा वो क्या होगा, बाकी जो बचा वो क्या है, अपने आप में क्रिप्टोगेम्स है। कुछ पौधे में हरे और कोमल तने होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं, उसकी लंबाई कई शाखाओं में नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, साग, झाड़ी, पेड़ या बेल। ठीक है, क्या बोलेंगे, साग या घास कहते हैं इसको। आगे निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया गया। देइंग पटकाई, चिलिका झील पक्षी अभ्यारण्य, या गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, या मुदुमलाई अभ्यारण्य। उत्तर क्या होगा, देइंग पटकाई। उत्तर हो जाएगा देइंग पटकाई। और देइंग पटकाई है कहां पर, आसाम के अंदर। कहां पे है, आसाम। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं आसाम के अंदर नेशनल पार्क की, तो ध्यान दीजिए, एक तो हो जाएगा मानस, मानस के बाद एक हो जाएगा रायमोना, मानस होगा, और कौन सा, रायमोना। एक हो जाएगा आपका देहिंग पटकाई, क्या होगा, देहिंग पटकाई। एक हो जाएगा आपका देहिंग पटकाई, अगला हो जाएगा काजीरंगा, कौन सा होगा, काजीरंगा, कौन सा होगा, काजीरंगा। मानस, रायमोना, देहिंग पटकाई, काजीरंगा, नमेरी भी होगा, नमेरी, नमेरी के साथ और कौन होगा, ओरंग होगा, क्या होगा, ओरंग। ये सभी नेशनल पार्क कहां पे हो जाएंगे, तो आसाम के अंदर। चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य पूछेगा, ये चिलिका, ये कहां पर है, उड़ीसा में। कहां पर होगा, ओडिशा के अंदर हो जाएगा, ओडिशा में। और आगे गोविंद पक्षी अभ्यारण्य दिया है मुदुमलाई, मुदुमलाई कहां पर होगा, मुदुमलाई कहां पे होगा, तमिलनाडु। गोविंद पक्षी अभ्यारण्य कहां पर, वही बताए, एक बार देखिएगा, चेक करिएगा। गोविंद अभ्यारण्य की बात करेंगे वो तो हो जाएगा गोविंद सागर अभ्यारण्य आपका हिमाचल में, इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे गलत जोड़ी का चयन करिए। काजीरंगा कहां पे है, आसाम में। और काजीरंगा किसके लिए, एक सिंगी गेंडे के लिए। किसके लिए है, एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, काजीरंगा। मुदुमलाई आंध्र प्रदेश में है, मुदुमलाई कहां पे होगा, अभी हमने पढ़ा था, उत्तर लगा लीजिएगा अभी। बाकी कान्हा कहां पे, एमपी में है। दाचीग्राम कहां पे, जम्मू कश्मीर। कान्हा, पन्ना, पेंच, कान्हा, कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, कौन सा, बांधवगढ़, बांधवगढ़। संजय, संजय, पंचमढ़ी, संजय के बाद पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के बाद पूनो, क्या होगा, पूनो होगा। और जो बॉर्डर पे है महाराष्ट्र वाले, उसका क्या नाम है, हाँ पेंच है, हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सभी नेशनल पार्क कहां पे हो जाएंगे, तो एमपी में। कहां पे है, कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, संजय, पंचमढ़ी और पुनो, ये सभी नेशनल पार्क कहां पे है, तो एमपी के अंदर है। दाचीग्राम अभ्यारण्य पूछेगा तो जम्मू कश्मीर। दाचीग्राम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हंगुल। ध्यान दीजिएगा, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तमिलनाडु। कहां पे है, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप भी कहा गया, क्या कहा गया, टॉप स्लिप नेशनल पार्क कहा गया। इसको टॉप स्लिप नेशनल पार्क कहा गया, टॉप स्लिप नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी इसका निरीक्षण करने गई तो उनका पैर फिसल गया था। ठीक है, नाम रख दिया टॉप स्लिप नेशनल पार्क, यानी सर्वाधिक फिसलने वाला नेशनल पार्क। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर बुक्सा है, क्या है, बुक्सा। बुक्सा एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी और नेशनल पार्क भी है। कहां पे है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पे है, सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क भी कहां पर, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ के अंदर बेतला, बेतला छत्तीसगढ़ की, झारखंड, झारखंड है ना, हाँ बेतला झारखंड। छत्तीसगढ़ का कोई बताइए, हाँ गुरु घासीदास, कौन सा, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास पूछेगा कहां पे हो जाएगा, पहले ये नेशनल पार्क था लेकिन अभी क्या है, टाइगर रिजर्व है। क्या है, टाइगर रिजर्व। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो गहीर माता, और उड़ीसा के एक नेशनल पार्क को 107वां बनाया गया, कौन सा, सिमलिका। आगे निम्नलिखित में से किस पशु की रक्षा के लिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, एक सिंग वाला
गेंडा। बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बुक्सा टाइगर रिजर्व कौन सा? बुक्सा। अगर बुक्सा टाइगर रिजर्व का नाम न दे तो सुंदरवन क्या होगा? सुंदरवन। सुंदरवन टाइगर रिजर्व या बुक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर ध्यान दीजिएगा बंगाल टाइगर होते हैं। एशियाई शेर कहां होगा? गिर में। इसमें होगा गिर या गिरनार नेशनल पार्क। गिर या गिरनार नेशनल पार्क में एशियाई शेर होगा जिसको आप बब्बर शेर कहते हैं। और हिम तेंदुआ की बात करते हैं जिम कार्बेट में। कहां पर होगा? जिम कार्बेट। हिम तेंदुआ कहां पर? जिम कार्बेट। क्या चीज? क्या है? क्या दिया? अच्छा एक सेकेंड सुनिए ना, सुनिए 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 सुनिए, शोर ना करो, एकदम शोर नहीं करिए, एकदम नहीं करिए, एकदम नहीं करिए। सुनिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए? हिम तेंदुआ। और एक सिंगी गेंडे के लिए कौन सा हो जाएगा? तो आसाम के अंदर कौन होगा? काजीरंगा। ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर, ध्यान देना, इसको बना लेना काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है, ठीक कर लीजिएगा इसको। आगे प्रश्न दिया है कि राजस्थान में स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? सलीम अली, मयामी, भरतपुर या पिजादिया पक्षी अभ्यारण्य के नाम से? क्या कहा गया इसको? भरतपुर। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? भरतपुर। अभी इसको हम क्या बोलते हैं? केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं। आगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस पर्वत श्रृंखला पे है? पश्चिमी घाट। कहां पे होगा? पश्चिमी। पेरियार नेशनल पार्क कहां पे? पश्चिमी। अरावली पर्वत श्रृंखला पर कौन होगा? तो केवलादेव। क्या होगा? केवलादेव। केवलादेव, केवलादेव जो नेशनल पार्क या पक्षी अभ्यारण्य है, जो पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहां पे हो जाएगा? अरावली श्रृंखला पर। ध्यान दीजिएगा। अगर हम विंध्यन श्रृंखला की बात करते हैं तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कैमूर जिले में है, किस श्रृंखला पे है? तो विंध्यन पे है। किस पर है? विंध्यन श्रृंखला पे है। आगे प्रश्न दिया है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? जिम कार्बेट, राजाजी, बांदीपुर या केवलादेव? उत्तर क्या होगा? केवलादेव। उत्तर क्या होगा? केवलादेव। पहले केवलादेव को, राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगर हम केवलादेव की बात करते हैं तो इसकी अवस्थिति कहां पे हो जाएगी? राजस्थान के अंदर। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य का पुराना नाम क्या था? भरतपुर। क्या नाम था? भरतपुर। इसका पुराना नाम क्या था? भरतपुर। और ये राजस्थान में कहां पे है? तो भरतपुर में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक। बांदीपुर, बनेरघट्टा, ये सभी कहां पर? कर्नाटक। राजाजी कहां पे है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर? उत्तराखंड। जिम कार्बेट भी कहां पे है? आगे प्रश्न दिया है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े खारे आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का घर है? कौन होगा? केवलादेव दिया है, कच्छ दिया है। ठीक है, खारा आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? कच्छ होगा। क्या होगा? कच्छ होगा। ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है, कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य का रण जो होगा, ये भारत के सबसे बड़े खारे आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। चिल्का भी खारा है, भीतर कनिका भी खारा है, केवलादेव को छोड़कर बाकी ये तीनों खारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है, उत्तर क्या होगा? कच्छ होगा। कहां पे है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछेगा, वन्यजीव अभ्यारण्य भी कौन सा होता है? कच्छ। भीतरकनिका कहां पे है? उड़ीसा। भीतरकनिका कहां पर? उड़ीसा के अंदर हो जाएगा भीतरकनिका। और चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां पर? उड़ीसा। केवलादेव कहां पे? राजस्थान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले के लिए जाना जाता है? कौन सा? भीतरकनिका। कौन जाना जाएगा? भीतरकनिका। कहां पे है? उड़ीसा। गहिर माथा कहां पे है? उड़ीसा। गहिर माथा कहां पे? उड़ीसा। महात्मा गांधी समुद्री सेतु कहां पे हो जाएगा? कहां पर? तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा। सुंदरवन कहां पे हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। आगे प्रश्न दिया है कि पश्चिमी घाट में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपसी समृद्धि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? कुद्रेमुख है, फूलों की घाटी, नमेरी है या राजाजी? कहां का पूछा है? पश्चिमी घाट का। ध्यान दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? कुद्रेमुख होगा। कुद्रेमुख हो जाएगा। कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहां पे है? कर्नाटक में। कहां पे है? कर्नाटक। बाकी कोई पश्चिमी घाट का है ही नहीं। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, चमोली में है। कहां पे है? चमोली, उत्तराखंड में। कहां पर? चमोली, उत्तराखंड के अंदर है चमोली, उत्तराखंड। और ध्यान दीजिए, राजा नेशनल पार्क कहां पे है? उत्तराखंड। नमेरी कहां पे होगा? आसाम के अंदर होगा। नमेरी, ओरांग, ये सभी कहां पे? आसाम के अंदर। आगे प्रश्न दिया है, भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? वीर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ताल छापर है, दुधवा है कि रणथंभौर है? उत्तर क्या होगा? ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम दुधवा की बात करते हैं, कहां पे हो जाएगा? दुधवा। कहां पर? उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा? दुधवा। रणथंभौर कहां पे होगा? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान। गीर कहां है? गुजरात। इसको देख लीजिएगा आप लोग अपने से। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रूडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक की प्रेरणा से प्रेरित है? द जंगल बुक एक किताब लिखा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा लिखा गया? रूडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखा गया। और इसकी प्रेरणा से, और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान द जंगल बुक की प्रेरणा से है? तो बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है या सतपुड़ा है? उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। और इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया डार्क स्काई के रूप में बनाया जाए। कैसे बनाया जाए? डार्क स्काई के रूप में इसको विकसित किया जाए। डार्क स्काई के रूप में इसका क्या करा जाए? विकास किया जाए। और सबसे अधिक विदेशी सैलानी मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में आते हैं? तो पेंच में ही आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जाना सुलभ होता है।
पेच की बात करते हैं तो एमपी और किसकी सीमा पे है? महाराष्ट्र। एमपी और किसकी सीमा पर? महाराष्ट्र। बांधवगढ़ कहाँ पे है भैया? एमपी में। बांधवगढ़ भी कहाँ पे है? एमपी। सतपुड़ा और कान्हा भी कहाँ पे है? एमपी। जो चीता लाया गया था वहां से नामीबिया से, उसको कहाँ पे रखा गया था? पुणे में। कहाँ पे रखा गया? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की घनी आबादी और मध्य प्रदेश में स्थित होने के कारण जाना जाता है? बांधवगढ़ है, पेरियार है, या नागरहोल या पेंच? कौन जाना चाहेगा भैया? नागरहोल कहाँ पे है? नागरहोल कहाँ पे है? कर्नाटक है। पेंच कहाँ पे है? एमपी। कहाँ पे? एमपी। और कहाँ पर? महाराष्ट्र में। पेरियार कहाँ पे है? केरल। पेरियार कहाँ पे है? केरल। बांधवगढ़ कहाँ पे है? एमपी के अंदर। कहाँ पे है? एमपी। उत्तर क्या होगा? बांधवगढ़ होगा। आगे प्रश्न दिया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और कौन सा? नामदफा। मानस कहाँ पे है? आसाम में। मानस कहाँ पे? आसाम। नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड। काजीरंगा भी कहाँ पर? आसाम। काजीरंगा आसाम में। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? कौन? ये राष्ट्रीय उद्यान पेंच कहाँ पे है? पेंच एमपी। रणथंभौर कहाँ पे? राजस्थान। बांधवगढ़ कहाँ पे? एमपी। आगे आगे प्रश्न दिया है कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के पास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांदीपुर है कि बनेरघट्टा की नागरहोल की मुदुमलाई? उत्तर क्या होगा? बांदीपुर है। हालांकि हालांकि ये तीनों नेशनल पार्क जो है, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ पे हो जाएंगे? कर्नाटक में। कहाँ पे होंगे? मुदुमलाई कहाँ पे है? मुदुमलाई कहाँ पर? अभी पढ़े ना हम लोग। आगे आगे प्रश्न दिया है उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छ की आबादी के लिए फेमस है? सिमलीपाल की भीतरकनिका की सुंदरवन की कान्हा? सिमलीपाल होगा। ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल कंफर्म है। अच्छा, 107वां नेशनल पार्क भारत का ये कौन सा बना? तो सिमलीपाल। भीतरकनिका ओलिव रिडले सुना है ना? हाँ, ओलिव रिडले कछुआ का रंग कैसा है जी? पीला है। कैसा है? हाँ, नारंगी है कि पीला है? येलो है? नहीं यार, मतलब अब 12 रंग है तो सब, मतलब सब रंग बोल दोगे। पीला कछुआ देखा गया, पीला कछुआ। नारंगी देखा गया था? पता नहीं, न्यूज में तो पीला ही दिया था। समय था, हमने पढ़ा था। ठीक है, येलो पीला कछुआ था, ओलिव रिडले नाम था उसका भीतरकनिका में। उत्तर लगा लीजिएगा ए। बाकी सुंदरवन की बात करते हैं, कहां पर होगा? वेस्ट बंगाल। कान्हा पूछेगा कहां पर है, इसको नोट करिएगा। 107वें नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो सिमलीपाल। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर पहल का हिस्सा होने के लिए जाना जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, बांधवगढ़ सब टाइगर रिजर्व है। सब क्या है? टाइगर। सब टाइगर रिजर्व बन गया है। जितने भी नेशनल पार्क है सबको टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ठीक है, दरअसल कारण है नेशनल पार्क से सब जीव चुरा लेते थे, तो चार टाइगर छोड़िए ना, फिर देखिए किसकी हिम्मत है जाए उसमें। ठीक है, तस्करी को खाली रोकने के लिए, खाली जीवों की तस्करी को रोकने के लिए ऐसा किया गया। लगभग जितने भी नेशनल पार्क है लगभग सबको धीरे धीरे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जा रहा है। दो टाइगर छोड़िए, आराम से रहिए, कोई सुरक्षा नहीं है। ठीक है, हाँ, 2 टाइगर छोड़िए और वीडियो दिखा दीजिए कि सिमलीपाल नेशनल पार्क में 7 टाइगर छोड़े गए। ठीक है, फिर देखिए कौन तस्करी करता है। आगे असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने घास के मैदान और आर्द्रभूमि दोनों के लिए जाना जाता है और यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है? कौन जाना चाहेगा? मानस होगा, नमेरी होगा, ओरांग होगा कि डिब्रू सखोवा? उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? डिब्रू सखोवा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आर्द्रभूमि भी है एक प्रकार का। ये तो दिक्कत कर देगा। घास का मैदान तो डिब्रू सखोवा है, लेकिन आर्द्रभूमि आपका मानस हो जाएगा। इसको एक बार थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, देख लेते हैं। बाकी ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में है। कहाँ पे है? आसाम के अंदर। आगे बढ़िएगा। अच्छा, होमवर्क नोट करिए। और क्वेश्चन कौन सा छूटा है? कौन सा छूटा है? दुबई। इसका हो जाएगा दुबई। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन भी कहाँ पे होता है? दुबई के। आगे आगे 75 नंबर मानस है ना, लगा लीजिएगा। बाकी सभी आसाम के अंदर है। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास आप लोग के टाइम